हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में हम मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है 12th हिस्ट्री में जो कि काफ़ी बोरिंग है और इसमें सिर्फ टॉपिक्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं, कोई स्टोरी के फॉर्मेट में नहीं समझा रखा। तो इसे मैं उतना डिटेल में नहीं कवर करूँगा जितना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सुलाना नहीं चाहता, बोर नहीं करना चाहता। बल्कि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की एक डिटेल्ड वीडियो निकालूंगा, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से डिटेल में कवर्ड होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। यूजुअली मैं चैप्टर उसके नाम के मतलब से शुरू करता हूँ, बट यहाँ आई बिलीव इट्स प्रीटी ऑब्वियस। ब्रिक्स मतलब ईंट, बीड्स मतलब गोल छोटे मोती जैसे पीसेस और बोन्स मतलब हड्डियाँ। और चैप्टर का नाम ये इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों के घर कैसे होते थे, वो किस टाइप के ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी पहनते थे, उनके जो बॉडी के रिमेन्स हैं जैसे हड्डियाँ, उनसे हमें क्या पता चलता है, ये सब चीज़ें। तो अब सीधा बात शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक सभ्यता। सभ्यता मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना कल्चर और रहने का तरीका होता है। तो दुनिया में कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, कि दुनिया की सबसे प्राचीन और पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है ना। तो 1920 में इंडिया में भी एक ऐसी प्राचीन सिविलाइजेशन का पता चला। ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लो। तो इस चैप्टर में हम इसी सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 2600 बीसी से 1900 बीसी तक रही थी, यानी 700 साल। अब क्योंकि ये सिविलाइजेशन सबसे पहले इंडस नदी के पास बसी थी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और जो पहली साइट मिली थी इस सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पा में, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लो या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लो, दोनों ही नाम सही हैं। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में देखेंगे: अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। तो जो रिमेन्स हमें मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि अर्ली और मैच्योर फेज के बीच में काफ़ी एक लंबा गैप था, क्योंकि हमें वहाँ बड़े पैमाने पे जले हुए घर मिले हैं और ऐसे साइंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस जगह को छोड़ा गया था। तो इसीलिए अर्ली फेज और मैच्योर फेज के बीच में एक थोड़ा सा गैप आ रखा है। अब ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला। इसके बारे में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी स्टार्टिंग में। कई बार कुछ लोग इस साइट के पास पहुंचे अनजाने में एंड उन्हें लगा कि भाई ये कुछ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट साइट लग रही है, बट किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स नहीं थे। फिर आते हैं 1850s में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया था एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी खासियत यही थी कि इन्हें 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी बीसी के बारे में काफ़ी दिलचस्पी थी और काफ़ी नॉलेज भी थी। वो पुरानी स्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करते थे, पुराने डॉक्यूमेंट्स को, और उसी टाइम पे पाए जाने वाली चीज़ों को स्टडी करते थे। इनफैक्ट वो एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन को भी स्टडी करते थे। पर इन सब में उन्हें कहीं भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता चला। जब उनके पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट आया, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आया जो हड़प्पन साइट के पास मिला था, जो कि एक हड़प्पन सील थी, तो क्योंकि उन्हें उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी उस सिविलाइजेशन के बारे में और उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था इस टाइम का, इसीलिए उन्हें लगा कि ये बाद में बनाए गए होंगे जब इंडिया में बाकी सिटीज़ बनना शुरू हुआ था, जो कि काफ़ी बाद में था। और इसीलिए उन्होंने इसकी इतनी डिटेल में जांच नहीं करी, इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करी। बट टाइम टू टाइम इस जगह पे कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स लोगों के हाथ लगते रहे और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन साइट की खुदाई करना शुरू किया और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलने लगा। ऐसे ही आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू करी 1921 में। मोहनजोदाड़ो भी एक साइट ही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में फैला हुआ था, तो ये अलग अलग इसकी साइट्स थी
जैसे हड़प्पा एक साइट हो गई, ऐसी मोहनजोदाड़ो दूसरी साइट। ठीक, आर डी बनर्जी ने 1921 में इसकी खुदाई शुरू करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब 1924 में जो नए डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल, उन्होंने ऑफिशियली घोषित कर दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज के बारे में। अब अगर हम कल्चर्स की बात करें तो हर कल्चर का एक अपना अंदाज होता है किसी भी चीज़ को करने का, और यह हमें देखने को मिलता है जो वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जो बर्तन वो बनाते हैं, जो ज्वेलरी वो पहनते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, और जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं। इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर समझें तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका कल्चर अलग होता है, और हमें ये कैसे पता चलता है? उनके कपड़े पहनने के तरीके से, उनके खाने से, उनके बर्तनों से, उनकी ज्वेलरी से, या उनकी लैंग्वेज से, है ना। ऐसे ही अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ के स्टेट्स का अपना कल्चर है। इसी तरह हड़प्पन कल्चर की भी एक अपनी पहचान थी, और अर्ली फेज और मैच्योर फेज के बीच में वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। तो जब हमने खुदाई करी और हड़प्पन सिविलाइजेशन सामने आई तो हमने उसे 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया, वैसे ही जैसे हम मॉडर्न टाइम्स में करते हैं, गांव, नगर और शहर। अर्ली फेजेस में ज़्यादातर गांव थे, पर जब मैच्योर फेज शुरू हुआ तब नगर और शहर बनने शुरू हो गए। और जाहिर सी बात है, जब शहर डेवलप होंगे तो वहाँ लोग बढ़ेंगे, ट्रेड यानी व्यापार होगा, खेती भी होगी, और तरह तरह के कलाकारी वाले ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि वहाँ टाउन प्लानिंग यानी नगर को किस तरह से बनाया गया था। और अगर आप सच पूछें तो यही हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत भी है। सबसे बड़ी बात कि सारी जगह पे ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ कुछ जगह थोड़े वेरिएशंस हैं, बट काफ़ी हद तक एक समानता देखने को मिलती है। सारी बड़ी साइट्स जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन दो हिस्सों में बटी हुई है, एक सीटाडिल और दूसरा लोअर टाउन। अब सीटाडिल को आप ऐसे समझो कि ये नगर के इंपॉर्टेंट लोगों के लिए एक जगह थी, और यहाँ सारे इंपॉर्टेंट काम होते थे। यहीं पे वेयर हाउसेस यानी गोदाम भी होते थे। और लोअर टाउन जो था वो मेनली आम आदमी के रहने की जगह थी, तो यानी वो एक रेजिडेंशियल एरिया था आम आदमी के लिए। अब क्योंकि सीटाडिल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जगह थी, उसे एक थोड़ा हाइट पे बनाया गया था और लोअर टाउन को थोड़ा सा नीचे रखा गया था। इसके अलावा दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार होती थी ताकि क्लियरली डिफरेंस दोनों के बीच में पता चल सके। जो गलियां थी वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन थी कि दो गलियां हमेशा राइट एंगल पे यानी 90 डिग्रीज पे ही मिलती थी, जैसा यूजुअली हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है। और इन्हीं राइट एंगल्स डिवीजन की मदद से वो स्ट्रीट्स को डिवाइड करते थे। जो घर बनते थे उस टाइम वो भट्टी वाली ईंटों से बनते थे, ठीक है, जैसा ऑलमोस्ट हमें आज मिलते हैं। और सिंगल रूम घर और मल्टी स्टोरी घरों का साइज भी डिफरेंट होता था। हर घर में कुआं होता था, किचन होती थी, और नहाने की जगह भी होती थी। नालियों का जो सिस्टम था वो बिल्कुल आज के सिस्टम की तरह ही ऑर्गेनाइज था। नालियों के ऊपर ढक्कन होते थे ताकि गंदगी बाहर ना आए, और जो सिटी की प्लानिंग थी वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से करी गई थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई थी उसके कई सौ साल बाद तक भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट थी कि इन लोगों ने इतनी अच्छी और डिटेल्ड टाउन प्लानिंग कर रखी है। अब आते हैं सबसिस्टेंस और एग्रीकल्चर पे। सबसिस्टेंस मतलब गुजारा, और एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता ही है, खेती। कि लोग गुजारा कैसे करते थे और खेती कैसे करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो अच्छे खासे बड़े एरिया में फैली हुई थी, एंड यहाँ काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। तो अगर हमें समझना है कि तब के लोग कैसे अपना गुजारा करते थे, उसके लिए हमें जो प्लांट रिमेन्स हैं यानी प्लांट्स का जो बचा हुआ अवशेष है, या फिर जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं, या जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जैसे कि मटके, ज्वेलरी, सील्स, इन सब को स्टडी करके ये समझा जा सकता है कि भाई वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो अगर प्लांट रिमेन्स की बात करें तो क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा था, कई तरीके की फसल देखने को मिलती है, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चावल, और ये हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन और लोथल में देखने को मिले हैं। कालीबंगन में तो एक खुदा हुआ खेत भी मिला है उस टाइम का, और बनावली में एक टेराकोटा का स्टैचू मिला है जिसमें बैल खेत को जोत रहा है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को जानवरों को खेती में यूज़ करना आ गया था। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए इवन कैनाल्स भी मिली हैं जिससे पानी को खेतों तक लाया जाता था। तो आप सोचो कि उस टाइम ये सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी, और अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती तो आज कुछ और ही हाल होते दुनिया के। जो एनिमल रिमेन्स थे उनमें हमें कई तरह के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जैसे हिरन, सुअर, भेड़, बकरी, कछुए और मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं।
अच्छा, अमरी जगह पे राइनोसोरस यानी गैंडे की हड्डियां मिली हैं। अच्छा, अब ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राइनोसोरस को हमने कई सील्स और टेराकोटा स्टैचूज पे देखा है। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर आपको बार बार लग रहा है कि ये टेराकोटा क्या होता है, तो ये एक बेसिकली लाल कलर की चिकनी मिट्टी होती है यानी क्ले, जिसके इस टाइम पे स्टैचूज, बर्तन और भी कई चीज़ें मिली हैं। एंड यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इंसान घर में पालतू जानवर भी रखते थे, जैसे गाय और बैल। नेक्स्ट आते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन पे, यानी क्या क्या चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी। हड़प्पा के लोग क्राफ्ट में काफ़ी माहिर थे एंड बड़े लेवल पे चीज़ें बनाते थे, क्योंकि सेम टाइप की सील्स, ज्वेलरी, स्टैचूज काफ़ी जगह मिले हैं। जब हम सेरामिक्स की बात करते हैं तो उसमें टेराकोटा भी आता है, ईंट भी आती है और पयांस भी आता है, ठीक। और इनसे बड़ी मात्रा में चीज़ों को बनाया जाता था। टेराकोटा तो काफ़ी जगह देखने को मिला है, खास तौर से टेराकोटा के जानवर जैसे सांड, भैंस, कुत्ता। टॉय कार्ट्स यानी खिलौना काठ गाड़ी भी देखने को मिली है, पहियों वाली। सोने और चांदी के बारीक काम वाले जेवर मिले हैं, जिसमें नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ब्रोशेस, गले के पेंडेंट्स और इयररिंग्स मिले हैं। उन लोगों को बीड्स बनाना भी आता था और अलग अलग टाइप के बीड्स मिले हैं जिनमें महंगे पत्थरों का यूज़ होता था, जैसे स्टेटाइट, एगेट, कार्नीलियन और लापिस लजूली। अब बात करते हैं सील्स की, यानी मोहर या स्टैम्प। तो स्टैम्प्स काफ़ी पॉपुलर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में एंड कई तरह की सील्स हमें मिली हैं। इनमें से ज़्यादातर सील्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होती थी और स्टेटाइट, सिल्वर या कैल्साइट मटेरियल से बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो में हमें दो खास सील्स मिली हैं जिन पे यूनिकॉर्न बना हुआ था। इन दोनों सील्स पे और भी जानवर बने हुए थे, जैसे हाथी, टाइगर, क्रोकोडाइल, बैल या गैंडा। अब थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में भी समझ लेते हैं कि व्यापार कैसे होता था। सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल हमें यहाँ मिला है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा में ट्रेडिंग काफ़ी होती थी, क्योंकि यहाँ हमें ऐसे मटेरियल्स मिले हैं जो यहाँ नॉर्मली नहीं पाए जाते थे, बल्कि दूसरी जगहों पे पाए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हड़प्पा में मेसोपोटामिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स मिले हैं और मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स मिली हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच ट्रेडिंग होती थी। अच्छा, अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इसकी स्क्रिप्ट्स हम डिकोड नहीं कर पाए, यानी डिसाइफर नहीं कर पाए। अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये लोग लिखते कैसे थे। इनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें सिंबल्स का यूज़ होता था और वो हमें आज भी नहीं पता चल पाया कि क्या बताती थी, क्योंकि अभी तक हम इन लोगों की स्क्रिप्ट्स नहीं समझ पाए। इसीलिए हमें इनके धर्म के बारे में क्लियरली नहीं मालूम। हमने जो आइडियाज़ लगाए हैं वो स्टैचूज़ और फिगर्स को देख के ही आइडिया लगाए हैं। जैसे हमें कई साइट्स पे टेराकोटा की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये किसी गॉडेस यानी देवी की हैं जिनकी पूजा की जाती होगी। मोहनजोदाड़ो में हमें कई जगह स्टेटाइट की सील्स मिली हैं जिन पे एक मेल गॉड बने हुए हैं, जिन्हें पशुपति बोला जाता था और इनके सर पे एक ताज होता था जो भैंस के सींगों से बनाया जाता था। और इनके पास चार जानवर होते थे: हाथी, गेंडा, भैंस और टाइगर। हड़प्पा में जो इंसानों को मरने के बाद दफनाने का सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। वो इंसानों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ दफनाते थे। उनका मानना था कि इंसान जब मरता है तो वो दूसरी डायमेंशन में चला जाता है और एक नया सफ़र शुरू होता है। इसीलिए उनके उस सफ़र के लिए वो उनके साथ कुछ खाने की चीज़ें, जेवर, ये सब चीज़ें दफनाते थे ताकि उनको उनके सफ़र में आसानी रहे। वहाँ के जो लोग थे वो आज भी एक मिस्ट्री हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी तक उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं की है। बट हमारा मानना है कि वो क्लासेस में डिवाइडेड थे, जैसे प्रीस्टली क्लास, रॉयल्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस। और ये लोग नॉर्मल कॉटन के कपड़े ही पहनते थे, बट ज्वेलरी के ये लोग काफ़ी शौकीन थे। तो ये तो हो गया हमारा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदाड़ो की खासियत बताओ, तो मैंने इस टॉपिक को अलग से ही कवर कर लिया। तो जो मोहनजोदाड़ो की साइट है वो आज के टाइम पे लड़कना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में पाई जाती है, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। और अगर आपको मोहनजोदाड़ो का लिटरल मतलब बताऊं तो वो होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी मरे हुए लोगों का टीला। यहाँ की खास चीज़ें क्या क्या थी उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो द ग्रेट बाथ, जो शायद से किसी एक रिचुअल के लिए यूज़ होता होगा। इसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर्स थी और गहराई 2.4 मीटर्स। इसमें दो चौड़ी सीढ़ियाँ थीं, एक नॉर्थ साइड से और एक साउथ साइड से, जिसकी मदद से इसमें आया जाता था। इसके फर्श और दीवारों को ईंटों और मोर्टार जिप्सम की मदद से
एकदम वाटर टाइट बनाया गया था ताकि पानी लीक ना हो। दूसरा, यहाँ बहुत बड़ी ग्रीनरी मिली है, यानी एक गोदाम जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता होगा। अगला, यहाँ पशुपति सील मिली थी जो एक मेल गॉड होंगे। अगला, यहाँ टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेसोपोटामिया की सील्स, वो भी यहाँ मिली हैं। इससे ये पता चला कि दोनों के बीच में ट्रेडिंग होती थी और दोनों सिविलाइजेशन आपस में कॉन्टैक्ट में थी। इसके अलावा कुछ मेटल और पत्थर के स्कल्पचर्स भी मिले हैं, जिसमें से एक फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू है। मोहनजोदाड़ो की जो टाउन प्लानिंग थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी ही एकदम टाउन प्लानिंग सिमिलर थी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है मोहनजोदाड़ो के बारे में तो आपको उसमें टाउन प्लानिंग लिखनी है जो कि एकदम हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी है। अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन पे, कि भाई जब ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी तो ये ख़त्म कैसे हुई। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की, जिसका मानना है कि आर्यंस जो कि अफगानिस्तानी थे वो यहाँ आए और उन्होंने इस जगह को कैप्चर कर लिया। बट इस थ्योरी में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं जिससे ये साबित हो कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी। अगली थ्योरी है फॉरेन इन्वेजन की, क्योंकि इसके बाद से हड़प्पन कल्चर एकदम से गायब हो गया था, तो उनका मानना है कि कोई फॉरेनर्स यहाँ आए होंगे और उन्होंने यहाँ पे अपना कल्चर शुरू कर दिया होगा। पर सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी ऐसी डेवलप्ड सिटी पे कब्जा करेगा तो वो यहाँ के मॉडर्न मेथड्स को और आगे क्यों नहीं बढ़ाएगा। जैसे कि हमें पता चलता है कि कई सालों तक कोई भी सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाई थी मॉडर्नाइजेशन में। ठीक, फाइनल थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, जो कि थोड़ी लॉजिकल लगती है। अब हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास थी और इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है ना। तो जो नदियाँ होती हैं उनका रास्ता अक्सर टाइम के साथ बदल जाता है और उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंडस नदी का रास्ता चेंज हुआ तब यहाँ बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से यही सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ये थ्योरी लॉजिकल इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ हमें सिल्ट की लेयर मिली है जो कि नदियों में पाई जाती है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि भाई हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को अभी तक समझ क्यों नहीं पाए डिटेल में। तो बहुत सिंपल आंसर है कि जब तक हम उसकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर लेते, जब तक हम उसकी स्क्रिप्ट नहीं समझ लेते, तब तक हम उस सिविलाइजेशन को डिटेल में नहीं समझ पाएंगे। जब तक हमारे पास लिटरेरी एविडेंस यानी लिखा हुआ कोई सबूत नहीं होगा तब तक किसी भी नतीजे पे आना पॉसिबल नहीं है। हम अभी तक वहाँ जो बाकी सामान मिला है जैसे मूर्तियाँ, बर्तन, गहने, उनके बेसिस पे ही अपनी अजम्पशंस बना रहे हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अक्सर टाइम के साथ इन चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो जब तक स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं होती कुछ भी कॉन्फिडेंस के साथ कहना मुश्किल है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाई जाएगी जिसमें हम उन्हें उसके आंसर्स के साथ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप इसे आगे शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोज़ को बनाने का। तो कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।